जज साहब ने पूछा, बोले सरकारी वकील साहब को, बोले मिस्टर पीपी, ये कितने बजे रजिस्टर किया एक बार बताओ। बोले हमको पढ़ने में मदद करो। ये कभी कभी सरकास्टिक टोन भी रहता है ना कोर्ट का। अच्छा हमको पढ़ने में मदद करो, समझने में मदद करो। और बोले ये कोई ऐसा ये सादा कागज है, कंप्यूटर पे मतलब फॉर्म बना दिया है, नहीं तो उसपे सीरियल नंबर ये वो सब रहता है ना उसपे, उसका वो रजिस्टर का उसका। तो मैंने कहा साहब अरे वो रजिस्टर का अगर कागज रहेगा तो इनको रोज चेंज नहीं करते हैं तो करके इन्होंने इसको ऐसा रखा है। तो कोर्ट के समझ में आ गया। तो कोर्ट बोले रुको रुको आपका भी पॉइंट हमने लिया है। तो बोले आप बताओ जरा मुझे। तो ऊपर देखे टाइम लिखा है, कब रजिस्टर किया, 3:07 पे सुबह 9 तारीख को। हो गया। बोले उनके पिताजी को कब फोन किया था, मैं इंफॉर्मेशन कब गई थी उनके पिताजी को, वही टाइम के आसपास। अच्छा बोले ये रजिस्टर करने से पहले उनके पेरेंट्स पहुंच गए थे क्या, नहीं। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, बोले नहीं। सरकारी वकील को बोला मैं और एक बार पूछ रहा हूं आपको, मैं आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता हूं, उनके पिताजी का स्टेटमेंट लिया था क्या ये रजिस्टर करने से पहले, बोले नहीं। तो आप बोले नोट कर लिया, उनका पीपी का कहना है नोट कर लिया। आप इसका सेकंड पेज देखो, बोले इसके पीछे का पेज, इसमें लिखा है ये वाला लास्ट के 3 लाइन, इसमें लिखा है दिशा के माता पिता का जवाब लिया और उन्होंने कहा कि हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, इसके लिए हमने रात को 3:07 पे एडीआर रजिस्टर किया। तो तुमने 3 बजे तो उनको इन्फॉर्म किया, वो तो तुम्हारे और बोले ठीक है इनका स्टेटमेंट कहां पर है, तो उसके नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट में ही लिखा है कि 3 बजे फोन आया रात को, हम 4 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पुलिस वाला मिला। तो बोले भाई जब तुमको पहली बार उसका पिताजी 4 बजे मिला तो तुमने माता पिता का स्टेटमेंट 3 बजे कैसा क्या ले लिया। इसका सिंपल मतलब क्या है, ये बोगस है तुम्हारा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, पहले दिन से फ्रॉड है। तो ये तो हमको नहीं मालूम था डॉक्यूमेंट, ये तो कोर्ट ने आज पहला फ्रॉड पकड़ा है उनका। ठीक है, हाँ पकड़ लिया फ्रॉड। उसके बाद हाँ अभी एकदम झूठा साबित हो गया ना ये। फिर ये हो गया, कोर्ट ने बोला तुम तैयार रहना अब इसका जवाब देने के लिए। हाँ मुझे बोला आप कंटिन्यू करो आप। फिर मैंने कोर्ट को बहुत अभी क्या है 2.5 घंटा आर्गुमेंट चला, सब समझा के बताया। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ उसका। मैंने कोर्ट को बता दिया, मैंने कहा ये हमने कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट में नाम के साथ आरोपी के नाम है, विटनेस के नाम है। कोर्ट को ये भी बताया, मैंने कहा सर हमारे पास में आई विटनेस भी है जो इसमें लिखे हुए नहीं है। जिस दिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होगा उनको प्रोटेक्शन की एश्योरेंस मिलेगा, वो उनको भी लेकर आएंगे हम। तो वो भी विषय हुआ। उसके बाद में मैंने कहा पेन ड्राइव दिया है, पोस्टमार्टम बताया, डॉक्टर अपने भावेश शर्मा क्या नाम है अपने फॉरेंसिक वाले, उनकी रिपोर्ट बताया। हाँ बाद में पूरे एक्सपांड किया। मैंने कहा साहब देखो उनके इसमें लिखा है कि दांत तीनों सामने के दांत सब टूट गए हैं। मैंने कहा साहब दांत इंटैक्ट है। और मैंने कहा साहब दांत टूटेंगे तो होठ भी खराब होंगे ना, होठ क्लियर रहेंगे और दांत कैसे टूटेंगे गिरने के बाद 14वें वाले से। कोर्ट में उससे भी आश्चर्यचकित हो गया। फिर कोर्ट को फॉरेंसिक रिपोर्ट बताया मैंने, वो सब पढ़ा, कोर्ट ने देखा और बाद में कोर्ट को ये कहा, मैंने कहा सर ये जस्टिस दीपांकर दत्ता का किशोर जहान वर्सेस अशोक कुमार तोड़ी का लैंडमार्क केस है कैलकाटा का, कि जिसमें पुलिस कमिश्नर के साथ मिल के एक बच्चे का मर्डर कर दिया, फिर उसको एक्सीडेंटल डेथ दिखाया, ये किया वो किया। मैंने कहा सेम केस है वो, और अपना वो जो जजमेंट है 2008 का उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, सेम केस है अपना।
तो उसमें के पॉइंट क्या क्या है मालूम है क्या? एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस को एडीआर का इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ही नहीं है। उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, एक दिन भी नहीं कर सकते, उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा एफआईआर रजिस्टर करके ही होगा 154 में नहीं सीआरपीसी। तो 2.5 घंटे तक कोर्ट ने आपको क्रॉस नहीं किया। नहीं, हमारा चल रहा था डिस्कस, तो जो पूछ रहे थे हर एक चीज का जवाब दे रहा था मैं। वो तो कोई, अरे अपने इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं ना कि जिसमें झूठ है करके। अपना नहीं हर तो पहला जो था पहला वो एकदम clear केस। एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है उसके बाद इसने क्लोजर, क्योंकि पिछली बार जो जज महोदय के सामने, लेडी जज के सामने आपने कहा था कि एसीपी को दे दिया और एसीपी ने केस क्लोज कर दिया, जबकि ये कॉपी आनी चाहिए थी कोर्ट में। हाँ, वो नहीं दिया। वो कॉपी जो है वो भी हो गया। उसकी कॉपी परिजन को देना चाहिए था, वो नहीं दिया। वो सब हो गया ना। हाँ हाँ, और कोर्ट को बता दिया, पूरा केस लॉ वगैरह सब बताया। मैंने कहा सर पूरी कॉपी देना पड़ता, कॉपी नहीं दिया, सब कोर्ट ने नोट किया। कोर्ट ने बहुत अच्छी फेयरली बोला। कोर्ट ने कहा जो 174 सीआरपीसी है ना, इसमें बहुत कम चीजें लिखी है, सेक्शंस में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर हम आप दोनों को डिटेल सुनने वाले। मैंने कहा सर इसका पूरा डिटेल ये एक केस लॉ में दे दिया है। तो बोले दे दो, हम पढ़ के आते हैं फिर उसको। वो केस लॉ दे दिया। दूसरा जस्टिस पाल्डेवाला का जजमेंट बता दिया, जिसमें क्लियर लिखा है कि तुमको एफआईआर आने के बाद में तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है इंक्वायरी करने का कि यह सच है कि झूठ है। उसमें यह भी लिखा है कि इनकी ऐसी कोई भी रिपोर्ट आती है, सिंधु नागरकोचे का भी पीआई का एफिडेविट दिखा दिया, ऐसी कोई रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डालो, कोई मतलब नहीं उसका, एफआईआर तो आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तीसरा, उसके बाद में ये अमित कुमार का जजमेंट हो गया, इसका हो गया, सिंधु नागरकोचे का हो गया। एक जस्टिस दीपांकर दत्ता जी का भी अच्छा जजमेंट है, उसमें भी बहुत क्लियर लिखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, तुम्हारे अधिकार खत्म हो गए पुलिस के, अब सिर्फ एफआईआर चलेगा। और पुलिस अगर एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी कर रही है तो मैंने कहा सर इसमें इसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए? तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये लिखा है, इसका मतलब एक ही निकलता है कि सारे गवाह एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, आरोपी को और आरोपी पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए टाइम पास करना, ये एक ही इसका मकसद होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी चीज उसमें यह भी कहा है कि ऐसे कंडीशन में एफआईआर रजिस्टर करके सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देना, यही एकमात्र इसमें ऑप्शन है। तो कोर्ट ने कहा कि आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप मजिस्ट्रेट के पास में फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन एफआईआर रजिस्ट्रेशन का। मैंने कहा सर वो ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगा है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं है, सिर्फ हाईकोर्ट कर सकता है। उसका भी मैंने केस लॉ लेकर आया। कोर्ट बोला ओके ठीक है, जो भी विषय है। अब बचा हुआ 27 को हेयरिंग 11 बजे। हमको लेकिन फिर समझ में नहीं आ रही है नीलेश जी। नहीं, कोर्ट किस बात से कन्विंस नहीं है? 64 केस लॉ वो कोर्ट ने, मतलब वैसा नहीं होता है। सुनिए वैसा नहीं होता है। सुनिए, अभी मैं जा रहा हूं, मैं सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, वैसा नहीं होता। बहुत सिंपल चीज है। हमारे पूरे केस लॉ ले लिया, अभी तक तो वो स्टेज ही नहीं आई थी, हमारा पूरा कहना सुन लिया। अगर हो सकता है ना पॉसिबिलिटी कि मैं केस लॉ दे रहा हूं, उसके आगे का कोई केस लॉ तो मौका तो देना पड़ेगा ना अपोजिट पार्टी को। तो मैं उनका क्या कहना है वो सुन लेंगे और 27 को या फिर 2-3 दिन में ऑर्डर कर देगा। लेकिन कोर्ट का इंक्लेशन है कि 27 को ही ऑर्डर करेगा। तो अच्छे इसमें रोना मत लीजिए, इतना बढ़िया काम हो गया, तुमको इतना समय दे रहा है कोर्ट। नहीं ठीक है, हम स्पिरिट में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है कि आपके पास एक और रेमेडी है, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए? ये नहीं, वो प्रोविजन है, उसमें प्रोविजन में लिखा है कि अगर पुलिस वाले आपका एफआईआर नहीं लेते हैं तो कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर ने नहीं लिया तो मजिस्ट्रेट के पास जाओ। तो कोर्ट ने बोला ये पढ़ी आप, तो इसमें ऐसा लिखा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा साहब इस पे हम बोले हाँ ठीक है, इस पे भी सुन लेंगे, ऐसा है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस के पास तो सबसे पहले आप मालवानी पुलिस स्टेशन गए, उसने कुछ किया नहीं। कमिश्नर के पास आप गए थे, कमिश्नर तो मिला ही नहीं, भाग गया, फरार हो गया कमिश्नर।
अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मैं निकलता हूँ, देख लेते जो जो अच्छा हुआ उस पर जरा डिस्कस कीजिए होने का। ठीक है, ठीक है, आप वैसे थक गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कल हम फिर और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन एक बात तय है मित्रों, 3 घंटे तक बहस चली है। अब उसी चीज को एक एडवोकेट को बार बार रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट ये चाह रही है कि ठीक है, सरकार का दबाव होगा, 100% दबाव होगा, पुलिस की इसमें वर्दी जाएगी, पुलिस वाले इसमें फंसने वाले हैं, बड़े बड़े लोग फंसने वाले हैं। तो जज साहब ये सोच रहे हैं कि हम फेयर एक हियरिंग दें, और फेयर हियरिंग करने के उनका ये मैंडेट भी है, उनको करना भी चाहिए। मैं इसमें अदालत के साथ खड़ा हूं, कोई बात नहीं है। जब वहां से लेकर यहां तक आ गए हैं तो 2 दिन और सही, आज 3 घंटे सुनवाई हुई ना, और फिर 27 को 11 बजे की तारीख, 11 बजे का वक्त भी मुकर्रर हो गया, तो कोई बात नहीं है। और उनका झूठ पकड़ा भी गया है, एक्सपोज हो चुकी है मुंबई पुलिस। अब उसका उनके पास कोई जवाब होगा नहीं। जब और 27 तारीख को 11 बजे फिर जब दलील शुरू होगी तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज बहुत ही ये ऐतिहासिक विजय है, एसएसआर वॉरियर की विजय है और सभी न्याय पाने वालों की विजय है। हिम्मत मत हारिए, ये लड़ाई लंबी चलेगी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो एफआईआर का आदेश आएगा, आकर ही रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि जज साहब बहुत फेयरली इस मुद्दे को सुन रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये मुद्दा कितना बड़ा है। इसलिए ठीक है, उनकी भी बात को पूरी तरह से सुनने की कोशिश होगी। अब 2.5 घंटे तक अकेले नीलेश ओझा आर्गुमेंट करते रहे, और उस बीच में वो जिस केस लॉ की बात वो कह रहे थे, सारे केस लॉ ये देते रहे। 64 केस लॉ का इन्होंने जिक्र किया है। ये रेमेडी भी सुझा रहे थे कोर्ट की, अगर पुलिस नहीं करती है तो वहां जाइए, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया है। इसलिए अब निश्चित रूप से इन केस लॉज का अध्ययन करने के बाद 27 तारीख को फैसला आएगा। थोड़ा और इंतजार कीजिए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।